हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। और आज मैं द नॉलेज हब पर लेकर आया हूँ बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 5। दोस्तों, टेस्ट 1 to 4 ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट लेड बाय गांधी जी? गांधी जी के नेतृत्व में पहला अखिल भारतीय आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चंपारण, रॉलेट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसओबीडियंस। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, रॉलेट सत्याग्रह। देखिए 1919 में रॉलेट सत्याग्रह लाया गया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ये जो रॉलेट एक्ट था, जिसके तहत कहीं भी मार्शल लॉ लगने के बाद 2 साल तक के लिए अरेस्ट किया जा सकता था बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार पर, और फिर उसको बढ़ाकर अनिश्चित काल तक के लिए जेल में रखा जा सकता था। गांधी जी ने इसको कहा कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स या सिविल राइट्स के ऊपर हमला है और इसके खिलाफ हम सत्याग्रह करेंगे। ये पहला गांधी जी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया लेवल पर पूरे भारत में ये सत्याग्रह किया गया था। और ये एक फेल्योर था, ये फेल हो गया था। और इसके फेल होने के बाद गांधी जी ने कहा था, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक ऑफ हिमालयन मैग्नीट्यूड। मैंने हिमालय जितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च करके। इसके बाद जो गांधी जी का पहला फर्स्ट मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया का मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है बिहार वाले साइड में, तो उसमें से 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। तो वो नील की खेती लोगों के लिए सही इसलिए नहीं था कि जर्मनी में जब आर्टिफिशियल डाई का खोज कर लिया गया तो फिर नील कोई खरीदता नहीं था, और लॉ के अंतर्गत उनको नील की खेती करनी थी। नील की खेती करने से एक प्रॉब्लम और ये होता था कि ज़मीन अनुपजाऊ होती थी उसकी, बार बार अगर आप खेती करते हैं तो ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है। तो उससे लोग निजात पाना चाहते थे। गांधी जी वहाँ जाते हैं और हालांकि पहले तो पूरा पैसा वहाँ के जो मालिक थे वो रिटर्न नहीं करते हैं, 25% तक रिटर्न करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत गांधी जी के नेतृत्व में मिलती है वहाँ के किसानों को। इसके बाद जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो खिलाफत आंदोलन के साथ कांग्रेस ने स्टार्ट किया था कि गवर्नमेंट को हर मोर्चे पे असहयोग करना है, गवर्नमेंट के साथ कॉपरेशन नहीं करना है। 1921 के जनवरी में स्टार्ट हुआ था करीब करीब, और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो घटना घटित हुई थी वायलेंस की, तो उसके बाद गांधी जी ने इसको वापस ले लिया है 5 फेब 1922 को। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये नेहरू रिपोर्ट नहीं माना गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो नेहरू रिपोर्ट के नहीं मानने के बाद मार्च 1930 को लॉन्च किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नमक सत्याग्रह के साथ गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ बिकॉज ऑफ हुज रूल गुप्ता पीरियड इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया? किसके शासनकाल के कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, चंद्रगुप्त टू। देखिए, चंद्रगुप्त टू के शासनकाल को इसीलिए भारत का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा विकास हुआ है कला का, विज्ञान का। इसके बाद जो आर्किटेक्चर है, इन सब चीज़ का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट जो दशावतार मंदिर है ललितपुर झांसी के आसपास, वो इनके समय ही बनाया गया है। जो फर्स्ट नागर स्टाइल में कहा जाता है, नागर शैली में पहली जो कृति है, जो पहला मंदिर बना है, वो दशावतार मंदिर है। इसके बाद जो ऑप्शन में समुद्रगुप्त थे, पहले ऑप्शन में, ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत पर राज करने वाले पहले प्राचीन भारत के शासक थे समुद्रगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ये रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर माने जाते हैं। 320-321 एडी में ये महाराजा धीराज की उपाधि लेते हैं, और गुप्त वंश या गुप्त काल की शुरुआत जो है इनसे ही मानी जाती है। हालांकि गुप्त वंश के फाउंडर जो हैं वो श्रीगुप्त हैं, उनके बेटे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद और ऑप्शन में था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को जो पश्चिमी एशिया है वहाँ से हुनों के आक्रमण को रोकने के लिए जाना जाता है। हालांकि उसके बाद से ही गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ है, लेकिन हुनों के आक्रमण को रोकते हैं स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3,
हु एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? गोपाल, धर्मपाल, पुलकसेन दो, हर्षवर्धन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, धर्मपाल। देखिए धर्मपाल को परम सौगत भी कहा जाता है और धर्मपाल जो है पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा हैं। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया है, वही नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया है धर्मपाल ने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बसाया है, उदंतीपुर में भी शिक्षा के केंद्र को बसाया है धर्मपाल ने। इसके बाद पाल वंश, ऑप्शन में गोपाल था, तो पाल वंश के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, वो गोपाल हैं। और जो पुलकसेन दो हैं, ये चालुक्य वंश के सबसे महान राजा हैं और इन्होंने हर्षवर्धन, जो कि बहुत प्रतापी राजा था, बहुत ज़्यादा हिस्से में उत्तर भारत में राज था हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन को हराया है पुलकसेन दो ने। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज और हर्षवर्धन अंतिम शासक माना जाता है प्राचीन भारत का। क्वेश्चन नंबर 4, विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस? किस गवर्नर जनरल ने घेरे की नीति शुरू की? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी, कैनिंग। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए। देखिए साथ के साथ आप एक साथ ध्यान रखिए कि कुछ प्रसिद्ध नीति है, जैसे रिंग ऑफ फेंस, वॉरेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति की, एक से संधि करो दूसरे को हराओ। इस तरह से चारों तरफ से राजाओं को अगर हम अपने में मिला लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमसे संधि कर लेगा। तो ये एक तरह की वॉरेन हेस्टिंग्स की चाल थी अपने साम्राज्य या ब्रिटिश एम्पायर को बढ़ाने की, ईस्ट इंडिया कंपनी के को विस्तृत एरिया में फैलाने की। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट, जिसको अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई निपटान कहा जाता है, ये कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट किया है, जिसके तहत जमींदार होते थे और जमींदारों को जिम्मेदारी दी जाती थी रेवेन्यू कलेक्शन की, राजस्व को कलेक्ट करने की, और उसके हिसाब से एक बंटवारा फिक्स किया हुआ था कि 89% जो है कुल राजस्व का वो ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाएगा या ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाएगा और 11% जमींदार खुद रख सकते हैं। अगर जमींदार ज़्यादा भी कलेक्ट करते हैं तो भी वो बाकी का अमाउंट अपने पास रख सकते हैं। मतलब 100 रुपये अगर कलेक्शन हो रहा है आज के डेट में, 110 रुपये कलेक्ट कर रहा है जमींदार, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा जमींदार अपने पास रख सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बस 89 रुपीज़ 89 रुपये से मतलब है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी लेकर आते हैं, ये 1848-49 के समय इन्होंने स्टार्ट किया है इसको, और इसमें इसके अंतर्गत था कि किसी भी राज्य में अगर राजा का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, अपना बेटा नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश अपने में मिला लेंगी। तो यही है व्यपगत का सिद्धांत या चूक का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्वींस प्रोक्लेमेशन, रानी की उद्घोषणा या रानी की घोषणा, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनता है, भारत सरकार अधिनियम 1858 बनता है, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन जो है क्वीन के अंतर्गत चला जाता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत चला जाता है। मतलब अब भारत पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत संचालित हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संचालित नहीं हो रहा है। अतः गवर्नर जनरल का पद चेंज होकर अब वाइसराय हो जाएगा। ऐसे में कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल के तहत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों की विधानसभा के सभी सदस्य, ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और ई नन ऑफ द अबव या मोर देन 1। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। चूंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी ऐड कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ई, इसका सही आंसर है ई, क्योंकि इसमें देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं बस वही होंगे, तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स भी नहीं होगा, क्योंकि हर लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी सदस्य होते हैं एक। हालांकि अब उसको हटाने की व्यवस्था चल रही है, लेकिन अब तक वो व्यवस्था है कि एक व्यक्ति होता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ए और सी दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, अतः ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ई। तो एक चीज और है,
कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का, निर्वाचक मंडल है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 54 यहाँ लिखा हुआ है क्या कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तथा राज्य के जो विधानसभा हैं दिल्ली और पुडुचेरी सहित, उसको उसके जो सदस्य होंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो भी इस निर्वाचक मंडल में आएंगे। एक अभी आरटीआई फाइल दायर किया गया था आर्टिकल 54 को लेकर कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आर्टिकल 54 को तो किया ही नहीं गया अमेंड। तो ऐसे में अभी जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, क्या वो निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये दायर किया गया है और अभी तक ये नहीं आते हैं क्योंकि आर्टिकल 54 को अमेंड नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा लेख है। आर्टिकल 212, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 322, आर्टिकल 300A। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 323A, आर्टिकल 323A। देखिए एक चीज़ और, आर्टिकल 212 जो है वो इंक्वायरी है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जब किसी मेंबर की इंक्वायरी की जाती है तो आर्टिकल 212 के तहत उनको कुछ विशेष सुविधा प्रदान की जाती है। आर्टिकल 322 जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा होगा क्या नहीं होगा, वो है। तो ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। लेकिन आर्टिकल 300A इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 300A में संपत्ति का अधिकार है। मतलब जो आर्टिकल 31 में हुआ करता था फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। तो इसलिए आर्टिकल 300A इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का काम क्या है। तो ये डिस्प्यूट और कंप्लेंट्स जो है रिक्रूटमेंट या कंडीशंस ऑफ सर्विस के लिए इसको बनाया गया है कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो किसी भी तरह से जो सरकार या संघ जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा जो रिक्रूटमेंट की जाती है, जैसे यूपीएससी रिक्रूटमेंट करती है, तो उसमें अगर कोई विवाद होता है, उसमें अगर कोई सर्विस कंडीशंस में प्रॉब्लम आती है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास अपील दायर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो है ये आर्टिकल 263 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के आप कह सकते हैं कि स्थापित किया जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है लेकिन नॉन परमानेंट बॉडी है। बहुत दिनों के बाद इस बीच में एक बार अंतर्राज्य परिषद को बुलाया गया था। तो जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि अंतर्राज्य परिषद का गठन होना चाहिए, तब प्रेसिडेंट आर्टिकल 263 के तहत कर सकते हैं। अब जो है पहली बार 1990 के आसपास सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। इस अंतर्राज्य परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। और अंतर्राज्य परिषद या इंटर स्टेट जो काउंसिल होता है उसका पर्पस है कि राज्य के आपस के अगर कोई का विवाद अगर सामने आता है तो उसके निपटान की कोशिश की जाती है, या फिर अगर केंद्र का किसी राज्य से कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी उसमें डिस्कशन में लाया जाता है। तो एक तरह से कि बार बार राज्य सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य मेथड्स के थ्रू जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, बल्कि इंटर स्टेट काउंसिल में इस चीज़ को सुलझाया जा सके। तो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है कौन सा, अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। भारत की संचित निधि से धन निकासी के लिए प्राधिकरण आना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। कहाँ से अनुमति मिलनी चाहिए अगर आप भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालते हैं तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पार्लियामेंट। देखिए 3 तरह की निधि होती है, मैं बताता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक भारत की संचित निधि होती है, एक भारत की आकस्मिक निधि होती है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक भारत का जो पब्लिक अकाउंट होता है, लोक लेखा होता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारतीय लोक लेखा। तो ये एक तरह से 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। जो CFI है उसके अंतर्गत
जितने भी सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, या सरकार ने जो कहीं से लोन लिया हुआ है, या सरकार ने किसी को लोन दिया था वो वापस हो गया है, तो ये तमाम चीज़ें CFI के अंतर्गत आती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ से अगर पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल होना चाहिए। पार्लियामेंट का अप्रूवल होगा तो ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा 1 रुपये भी निकाला जा सकता है। ये है कहाँ पर? तो आर्टिकल 266 में, आर्टिकल 266 में। इसके बाद एक चीज़ और कि कंटिजेंसी फंड जो है, एक 500 करोड़ का कंटिजेंसी फंड बनाया गया है। ये 500 करोड़ का कंटिजेंसी फंड जो है ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से रिलीज कर दिया जा सकता है। जैसे पाकिस्तान का सपोज अचानक से अटैक हो गया, तो ऐसे में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि 500 करोड़ तक का वो सैंक्शन इमीडिएट कर सकते हैं, और बाकी जब फिर से उसको CFI से पैसा निकालकर पार्लियामेंट के अप्रूवल के तहत फिर से कंटिजेंसी फंड में 500 करोड़ रुपए रख दिया जाता है। मतलब हमेशा कंटिजेंसी फंड में, भारत की आकस्मिक निधि में 500 करोड़ रुपए बने रहेंगे। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती हैं, जैसे PPF है, या गवर्नमेंट के सीनियर सिटीजन्स स्कीम्स हैं, या RD है, या बहुत सारे जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, या इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें लोक लेखा में आ जाती हैं, पब्लिक अकाउंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क हो गया CFI का, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का और लोक लेखा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है A, जेनेवा। अब देखिए, ये चारों जगह मैंने इसलिए ऑप्शंस में डाले थे कि चारों में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जैसे WTO, WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। IMF, वर्ल्ड बैंक, इनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, या यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, तो ये जो चिल्ड्रन फंड है इसका भी न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को, FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, कल्चरल एंड सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का है पेरिस में। ठीक है, तो ये कुछ हेडक्वार्टर्स आपको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्शल आर्ट ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार की एक मार्शल आर्ट है? थंगटा, कलारीपयट्टू, पारीखंडा, गतका? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है C, पारीखंडा। अब देखिए, थंगटा कहाँ का है? मणिपुर। कलारीपयट्टू कहाँ का है? केरल। गतका कहाँ का है? पंजाब। इसके बाद एक और ध्यान रखिएगा, सिलंबम, ये है तमिलनाडु का। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे मार्शल आर्ट्स जो हैं वो होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे एक मल्लयुद्ध ये उत्तर प्रदेश वाराणसी वाले क्षेत्र में, ये आप देखेंगे पौराणिक कथाओं में भी मल्लयुद्ध का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्पेस एजेंसी ऑफ कनाडा? निम्नलिखित में से कौन कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी है? CNES, रॉसकॉस्मोस, नासा, CSA? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है D, CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। अब ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे CNES जो है वो है फ्रांस की, रॉसकॉस्मोस है ये रसिया की, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी जो है ये आपका USA, और CSA जो है कनाडा। इंडिया का कौन सा है? इसरो। इंडिया का है इसरो। 1969 में इसरो का गठन किया गया था। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और इसरो के चीफ हैं अभी के सिवान। क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया एंड डेनमार्क साइंड एन MOU टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन इन पावर सेक्टर रिसेंटली। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? भारत और डेनमार्क ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में मजबूत सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डेनमार्क की राजधानी क्या है? हेलसिंकी, ओस्लो, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन? जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है D, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम।
दोस्तों ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 आपको नॉर्वे हमेशा नंबर 1 दिखेगा। यहाँ पीस इंडेक्स जो शांति सूचकांक है उसमें भी ये काफ़ी ऊपर रहते हैं ये लोग। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है, नॉर्डिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। सौर ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, पेरोक्सीजोम। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में किया जाता है इसको चेंज एटीपी। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, या एक चीज़ और है कि क्लोरोप्लास्ट को मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि ये इंट्रासेलुलर एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो एटीपी जो है वो है क्या? तो एटीपी को मॉलिक्यूलर यूनिट ऑफ करेंसी कहा जाता है, जिसका निर्माण क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इंट्रासेलुलर जो है इसको एनर्जी ट्रांसफर के लिए जाना जाता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। मतलब क्या है कि अगर पूरे बॉडी में सेल्स को अगर जीवित रहना है तो माइटोकॉन्ड्रिया उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम जो है वो सुसाइडल बैग है, उसको आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और पेरोक्सीजोम जो है वो जो फैटी एसिड के चेन होते हैं उसमें उसको ब्रेक करने में रोल प्ले करती हैं, तो लंबी श्रृंखला को तोड़ती हैं फैटी एसिड्स के पेरोक्सीजोम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। कौन सा संगठन विश्व आर्थिक आउटलुक जारी करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, IMF। अब देखिए कुछ मैं फेमस रिपोर्ट्स और इंडिसेस आपके सामने रखता हूं कि वर्ल्ड बैंक का अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है, विश्व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व विकास रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, ये 3 चीजें वर्ल्ड बैंक। इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर आपसे पूछता है तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अगर प्रतिस्पर्धा वाला सूचकांक पूछता है तो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके बाद IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपको पता लग गया। IMF का जो दूसरा आपको लर्न करना है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये IMF जारी करता है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, ये काफ़ी इजी है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, विश्व व्यापार रिपोर्ट WTO। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है? विटामिन A, B, C, D, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ई, इसका सही आंसर है ई। क्यों? क्योंकि आपको लर्न करना है क्या कि बी और सी जो है ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बाकी ए, डी, ई और के ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द सॉइल इज स्प्रेड इन स्मॉल पैचेस मेनली इन 3 स्टेट्स, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार। द सॉइल इज हाईली फर्टाइल एंड इट्स कलर इज ब्लैक ड्यू टू ह्यूमस। नेम दी सॉइल। यह मृदा मुख्य रूप से 3 राज्यों के केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में छोटे पैच में फैली हुई हैं। यह अत्यधिक उपजाऊ और इसका रंग ह्यूमस के कारण काला होता है। मिट्टी का नाम बताइए। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी, रेड सॉइल लाल मिट्टी, लेटराइट सॉइल लेटराइट मिट्टी, पिटी सॉइल पिटी मिट्टी, या पिटमय मृदा इसको कहते हैं। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी। अब देखिए ये काला इसका रंग होता है, सब कुछ लिखा हुआ ही है, ह्यूमस या कार्बन के कारण। और एक चीज़ और है कि ये मार्सी भी होती है, इसमें पानी की क्वांटिटी अधिक होती है, तो ये धान की खेती के लिए भी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है पिटी सॉइल। ठीक है, पिटी सॉइल। अब बाकी के भी देख लेते हैं कि ब्लैक सॉइल जो है ये मुख्यतः कहाँ पर, तो महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में ब्लैक सॉइल मेनली कॉटन और सुगरकेन के लिए। रेड सॉइल तेलंगाना, कर्नाटक, बुंदेलखंड और छोटा नागपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा वाला प्लेस। तो
रेड सॉइल भी बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है। और इसमें हेमेटाइट जो आयरन ओर होता है, लौह अयस्क होता है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। लेटेराइट सॉइल जो है मुख्यतया पश्चिमी तट जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके अलोंग पाया जाता है लेटेराइट सॉइल। और जो शिलोंग प्लेटू है, मेघालय वाला एरिया है, मेनली लेटेराइट सॉइल अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसके कारण यहाँ पर एक प्रोसेस है निछालन की, लीचिंग की। मतलब क्या है, सिलिका जो है जमीन के अंदर पानी के साथ घुलकर चली जाती हैं और परत पर एल्यूमिनियम और आयरन रह जाती हैं, जिस कारण से इस मिट्टी का भी रंग क्या होता है, लाल होता है लेटेराइट सॉइल का। क्वेश्चन नंबर 17, अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली इज, अरावली सबसे पुराने वलित पर्वत में से एक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कालूमार, कंचनजंगा, गुरु शिखर, नंगा पर्वत। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गुरु शिखर। अब देखिए चारों मैंने जो लिखे थे ऑप्शंस में वो किसी न किसी की सबसे ऊंची चोटी है। तो जैसे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है कालूमार या सद्भावना पीक या गुडविल पीक भी कहते हैं इसको। तो विंध्याचल की 752 मीटर मध्य प्रदेश में है ये। हिमालय, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछता है आपसे तो कंचनजंगा 8,598 मीटर और ये सिक्किम में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, यह है माउंट आबू राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान, इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और पीर पांजाल की सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, अंबरनाया रिवर इज इन विच कंट्री। अंबरनाया नदी किस देश में है? यूएसए, रसिया, चाइना, ब्राजील। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। देखिए हाल फिलहाल में इसमें जो ऑयल लीकेज के कारण बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है अंबरनाया रिवर, तो बहुत ज़्यादा ऑयल पॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये है आपका साइबेरिया वाला इलाका, जो साइबेरिया इलाका है लेक प्यासिनो के आसपास, ये आपका रसिया में अंबरनाया रिवर, ध्यान रखिएगा रसिया, साइबेरिया का इलाका। क्वेश्चन नंबर 19, द ओजोन लेयर इज इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है? मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखिए ओजोन लेयर जो है ये मुख्यतया किस चीज़ के कारण इसका क्षय होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया है कि जो पोल के आसपास का ओजोन लेयर है वो फिल होना शुरू हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण जो पॉल्यूशन लेवल है वो काफ़ी कम हुआ है और इस कारण से ओजोन लेयर में फिर से रिफिलिंग स्टार्ट हुई है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। ये स्ट्रेटोस्फीयर और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसी लेयर से होकर एरोप्लेन वगैरह भी पास होती हैं, काफ़ी क्लियर होता है यहाँ पर वायुमंडल, तो इसलिए इसके थ्रू ही एरोप्लेन वगैरह भी पास करवाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? बिहार, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। जल्दी से दीजिए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, केरल। अब देखिए केरल जो है भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादक राज्य है और इसके बाद है तमिलनाडु। मतलब केरल 90% इंडिया का रबर केरल में और 10% में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड का करीब 70% रबर जो है वो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रोड्यूस कर लिया जाता है। चौथे स्थान पर भारत का स्थान है। एक चीज़ और रबर के लिए कि रबर जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उष्णकटिबंधीय एरियाज़ में, मेनली इक्वेटर के पास, इक्वेटोरियल एरिया आप कह सकते हैं कि वहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं चाहे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडिया का जो सॉदर्न मोस्ट पार्ट है, ये सब इक्वेटर के आसपास वाले एरियाज़ हैं, तो इसलिए यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो दो कंडीशन होना चाहिए, एक तो इक्वेटोरियल एरिया और दूसरा ये समुद्र के आसपास का क्षेत्र भी होना चाहिए। तो ये रबर के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट का कंडीशन है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चंस का बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ 5 में मैंने डिस्कशन किया। ऐसे ही बाकी के टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आता रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।